अंदर अलाउ नहीं होगा। बैग, मोबाइल, पर्स, रिमोट की सादा की चेन, अंगूठी, कड़ा बाहर जमा करा कराए। जिन कैंडिडेट के साथ जो पेरेंट्स हैं वो साइड में जाके खड़े हो जाए। जो पेरेंट्स गेट के सामने खड़े हैं वो साइड में जाके खड़े हो जाए। सर के हाथ में बस लैपटॉप आना चाहिए, ये किधर भी ऑफिस खोल सकते हैं। ऑन द वे। इस पेपर इस कॉमर्स वहीं पे चलते वहाँ से लेते या फिर आगे गाड़ी में चलते। भीड़ हो जाएगी तो लेट हो गए तो देखना पड़ेगा। तेरा वो देख वो रोल नंबर कौन सा है। बेस्ट है कि आप गेट के सामने से साइड में जाके खड़े हो जाएं। एक ही थोड़ी बहुत सारे एग्जाम कराती है, प्रायोरिटी देती है यूपी वाला एग्जाम। ओ भाई ये प्रायोरिटी उसको देती है, यूसीसी के होता है ना एंट्रेंस टेस्ट और जेईई उनको प्रायोरिटी देती है क्योंकि उनका सेशन चलता है। बट ये है 30 से 14 के बीच में जो भी नहीं, फिर जैसे 14 तारीख डाल रखे हैं इनका लास्ट शिफ्ट 14 तारीख दो बैच में हो गया। मतलब आज 2 शिफ्ट आज जाएंगी और 2 शिफ्ट नेक्स्ट टाइम। वो कब होगी ये कोई फिक्स नहीं है। अगर एनटी के बाद एनटी का ट्रस्ट ही हट गया, बच्चों का ट्रस्ट हट गया बिल्कुल। ये है सर, आप क्या मानोगे, हमें 3 साल हो गए इस फील्ड में, मैं खुद क्वालिफाई हूँ बहुत हो। आप क्या मानोगे, मतलब अगर बच्चा आज तैयार है ना तो 2 दिन पहले पे भी आ जाए तब भी ट्रस्ट नहीं करता। हाँ ऐसा है, ऐसा हो जाएगा। हाँ नहीं तो ये मेन प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि इतनी कोई बड़ी संस्था है एनटीए, जेईई एग्जाम करवाता है, नीट करवाता है, बट एनटीए को लेके जो उसकी लापरवाही है ना वो बहुत ज़्यादा है। 30 को एग्जाम है और एडमिट कार्ड आ रहा है 28 को सुबह 9 बजे। हाँ ये कितनी गलत चीज़ है। बच्चे परेशान हो। हाँ 12 बजे आ रहा है, 12:30 बजे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, 8-9 बजे आ गया रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अच्छा फिर आदमी पैसा 2 दिन में, एक जो गरीब लोग हैं वो तो पैसे भी तो इकट्ठे करेंगे, बैंक से 4 दिन पहले थोड़ी निकाल के लाएंगे। 2 दिन पहले पैसा भी आना चाहिए, रिजर्वेशन भी होना चाहिए। और ट्रेन में मान लो आ रहे हैं बिना रिजर्वेशन के भी, और यहाँ तक आए दूर दूर से आ रहे हैं, तो वो भी क्या करेंगे। और सबसे मेन प्रॉब्लम है कि आधे ही बच्चों का एडमिट कार्ड आया था उस दिन और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो गए उस चीज़ को लेकर। तो आपने देखिए कोई भी चीज़ में नियम कम से कम हफ्ते भर पहले तो इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। आदमी बीमार है कुछ किसी तरह का। एनडीए का रूल ये कहता है कि 15 दिन पहले आप अनाउंसमेंट करो। सिचुएशन भी होनी चाहिए ना, रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए। किस सिचुएशन में नहीं है, 1.5 दिन मिल रहा है, 1.5 दिन में इंटीमेशन तो करो। यस, और वो इस बार हुआ ही नहीं। और एक चीज पे आपने गौर किया होगा, Yes, sir. मैंने आके देखा, हाँ इतना बड़ा कॉलेज है, ठीक है, हाँ। बहुत अच्छी बात है। इतनी जगह पब्लिसिटी की जहाँ ये बोर्ड नहीं लगा सकते हैं, तो जरा आप देखिए Yes, sir. नाम ही नहीं बोर्ड लगे, हाँ। आदमी ने कुछ राय जी। यहाँ बोर्ड से क्या मतलब है? बोर्ड तो मेन बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड नहीं उधर लगा, इस गेट गेट जब आप एंट्री है ना, ये जनरल बात है। हाँ ये जनरल बात है, मैं ये जीआईटी का है, ये जीआईटी यहाँ पे आएगा। और जो सेंटर आया हुआ है जेआईटी के अंदर है। हाँ। अब बच्चा मैप पे सर्च करेगा तो वो वाला गेट आएगा। छोटी आप बैनर ही लगा दो, बैनर लगा बैनर लगा देते हैं उसमें एक चीज और है, गेट पे गरीब आदमी के घर में नहीं नेम प्लेट हो तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा कॉलेज है, ये आज तक कॉलेज बना तो यहाँ पे आपने बोर्ड नहीं लगाया। हर गेट पे बोर्ड रहना चाहिए, हर गेट पे बोर्ड। ये चीज ठीक है। चले जाओ आर्या की तो सबसे बेस्ट कॉलेज आर्या है। अगर आपको कोई भी ऑनलाइन एग्जाम करवाना है तो आर्या सबसे बेस्ट है। बस वो दूर है, दिल्ली रोड पे है सब, वो तो अलग है भाई, वो दूर है बट उसका जो सिस्टम है बार सिस्टम से। अब ठीक है, देखो हम डिफेक्ट निकालना सरल होता है लेकिन ये बड़ी सिंपल चीज़ है, ये कॉमन चीज़ ये है। तो हर हमेशा आदमी पूछता है भाई साहब का, हम भी यहाँ उतरे तो हमने कहा भाई साहब यही है ना, वो भाई साहब से पूछा खड़े तो मैंने कहा नहीं, ऑटो वाले तो बोले आगे पीछे। अब मान लो गेट बहुत दूर हो, यस गेट वहाँ है, वहीं जाएंगे लोग गेट देख के जाएंगे वहीं। अब उन्हें क्या पता, 3 नंबर गेट से एंट्री हो रही है तो आप एंट्री पे बैनर लगा दीजिए। यहाँ पे सीधी सी बात, बैनर में कितना खर्चा आएगा। अगर आप आर्या में जाओगे तो वहाँ पर बोर्ड पे होता है कि किस चीज़ का एग्जाम हो रहा है, किस चीज़ का एग्जाम है, वो बोर्ड भी होता है। एक्चुअली क्या है, अगर आप जनरल देखो ना, बच्चे सब परेशान है, सब परेशान है इस बार तो। और दूसरा इतनी जो फीस बना रखी है, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी जनरल बात है,
सारी फीसें इसलिए ख़त्म होनी चाहिए। डिपार्टमेंट की भी तो गरज है कि उन्हें नौकरी पर रखना है लोगों को अपना डिपार्टमेंट चलाने के लिए। 600 रुपये 1000 रुपये जो फीस दे रहे हैं उसका भी इतनी कम कर देनी चाहिए, रीजनेबल सिर्फ खर्चा आ जाए। क्यों कि आज मान लो हमें नौकरी की ज़रूरत है तो डिपार्टमेंट को भी नौकरी की ज़रूरत है। बैंक के भी 600 तो भरते हैं। हाँ, तो बैंक वाले भी इतने पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो बच्चों से ही कमा रहे हैं। सिलेबस है वो भी सबका अलग अलग होता है। एनडीसी के लिए अलग सिलेबस लेके आओ, हाँ, वो तो बैंक के लिए अलग सिलेबस वो तो आप नहीं कर सकते कि आप सही कह रहे हो कहीं तक। फीस की सही कह रहे हो, तो सबकी इतनी कम होनी चाहिए, बच्चे लोग आते हैं। और अगर आप अभी देख रहे होंगे तो हर साल फीस इंक्रीज हो रही है इसमें, इंक्रीज हो रही है, एनटी में इंक्रीज हो रही है। ई मित्र सेंटर चलाता हूँ, मेरे को पता है 1500 रुपए, 2000 रुपए, 2500 रुपए एग्जाम फीस। अच्छा, एग्जाम फीस 2500। और जो फेल हो जाते हैं या तो उनको वापस करो, किसी के 100 रुपए होते हैं, किसी के और जनरल वाले के 1000 रुपए होते हैं। तो स्टूडेंट के लिए तो सब बराबर है, तो बेचारे जो भी हैं सबके सब बराबर है। तो या फिर देश की प्रॉब्लम है, क्या हुआ, लाखों फार्म भरवा दिए, उनसे आपने कमाई कर ली, वो अर्निंग हो गई, फिर ब्याज खाओगे बैठ के। और मेन प्रॉब्लम फीस उतनी होनी चाहिए जितनी एग्जाम में खर्चा आ रहा है उसका आधा, कम से कम आधा तो उस डिपार्टमेंट को क्लियर करना चाहिए। और सबसे जो भाई टेक्निकल बात है कि आपको भी तो जरूरत है नौकर की, नौकरी हम लोग नौकरी करने जा रहे हैं। तो और सबसे मेन बात ये सर, आप फीस हम लोग दे रहे हैं 1000 रुपये करते हैं। एग्जाम की होती है जून में, एग्जाम कराओ, आप एग्जाम करा रहे हो अक्टूबर के अंदर। और सुनिए 9 दुर्गे में करा रहे हैं बहुत लोग कहते हैं ना। हाँ, हम लोग अब बात नहीं आनी चाहिए किसी भी धर्म की, कोई हो, कभी पता चला ईद पे हो रही है आसपास, कभी चला तो जैन साहब तो सब धर्म का। अब 9 दुर्गे चल रहे हैं, लोग व्रत भी रहते हैं बेचारे, कल से भागे होंगे बिना रिजर्वेशन के 2 दिन से। क्या और फैमिली है सबके साथ। आपका एग्जाम इतना जरूरी हो गया, साल भर तो तुम कर नहीं रहे हो, कोई गलतियां हो रही हैं, और आज इतना जरूरी हो गया कि गलतियां हुए जो आप लोग काउंट नहीं कर सकते। दशहरे के बाद कर देते। बताऊँ सर आपको मैं, एक बहुत बड़ा लेखन है जो मैंने UGC नेट के चेयरमैन को भी ईमेल डाली थी मैंने, कि जैसे आप JRF के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, आफ्टर 30 या 32 आप JRF के लिए एलिजिबल नहीं हो फॉर जनरल कैटेगरी। हाँ, पर उसमें ऐसा है कि आप PhD के लिए इनरोल कर देते हो तो आप JRF के लिए भी हो जाते हो। तो फिर मैंने अपने खुद के लिए किया था, मैंने खुद का ही केस बना के, तो मैंने पूछा था उनसे, UGC चेयरमैन को ही मैंने खुद ईमेल डाली थी, वहाँ से मेरे पास फ़ोन भी आया था UGC से। तो उन्होंने ये बोला कि आप अगर इस डेट से पहले, इन्होंने नोटिस में तो कुछ नहीं डाला कि इस डेट से पहले अगर आपने PhD में इनरोल हो जाते देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द JRF, जो कि 4 साल या 5 साल बढ़ जाती है डेट, मतलब 37 तक हो सकता है। तो ये चीज़ नोटिस में कहीं भी नहीं है। ये चीज़ मैंने पर्सनल अपनी परसुएंस की वहाँ पे, तो बिल्कुल मैंने भी काफ़ी बिल्कुल कोई ऑप्शन में बोला सर या तो आप रेस्ट्रिक्ट करो फॉर्म में कि दैट यू आर नॉट फुलफिल द फॉर्म फॉर द JRF, या फिर उसको लिखो कि आप नोटिस में कि आप इतने डेट तक अगर आप PhD में इनरोल जाते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर द JRF। ये भी पता नहीं है कि JRF का अमाउंट क्या है, कैसे लेंगे, अप्लाई क्या करना है। तो फिर मेरे पास UGC से खुद से फ़ोन आया था, तो उन्होंने बोला कि सर आप पूछना क्या चाहते हो। मैंने बोला या तो फिर मेरे को अलाउ करो JRF के लिए, या फिर उसमें डेट को रेस्ट्रिक्ट करो कि इस डेट से आप PhD में इनरोल हो गए हो तो आप JRF के लिए बेचारे पूरा रह जाते हैं फिर आगे। फिर अब मेरा कन्फ्यूजन था, मेरा बिल्कुल सही था क्योंकि मैंने दोनों के लिए आ रहा था मेरा फॉर्म, तो मेरे को कन्फ्यूजन था कि मेरा एज तो पूरा हो गया पर फिर भी ये JRF के लिए क्यों ले रहे हैं। तो फिर मैंने ईमेल डाली, ईमेल डालने के बाद फिर आया फिर चेयरमैन से कि आप ना ये कीजिए, आपने PhD के लिए इनरोल कब किया है आप बताइए। फिर मैंने बोला सितंबर में, बोले आप फरवरी तक होते हैं ना तो आपको JRF के लिए, पर मैंने बोला कि नोटिस में नहीं है, या तो आप फॉर्म को इस तरीके से डिज़ाइन करो कि वो ले ही ना दोनों नहीं। एरर का बहुत सारे आप देखोगे ना कि अगर वो अपन से 1000 रुपये ले रहे हैं ना, 1100 वो वाली सर्विस चाहिए अपन को, 1100 जनरल का। अब वो जो ले रहे वो फिक्स नहीं है। अगर आपने बोला कि आज एडमिट कार्ड आएगा तो आज आता ही नहीं है, रात में आता है वो 1 बजे 2 बजे तक आता है। ये मिडनाइट में कौन ये समझ में नहीं आता है ऐसी कौन सी कंपनी रात को 2 बजे काम करती है। ऐसा कुछ मेडिकल साइंस भी बोलती है रात को 10 से 5 बजे 4 बजे तक का सोने का रेस्ट का समय है कि ये तो डॉक्टर ऑपरेशन तो हो नहीं रहा है कि तो सही आप सोचो आदमी को रेस्ट तो चाहिए ना। चाहिए। आप 2 बजे किसी को भेज रहे हो, 3 बजे भेज रहे हो, ये कोई एक मतलब एक दिन का भी समय नहीं रहता। आप आदमी का जीने की जो स्वतंत्रता है उसका पूरी तरीके से वायलेशन है। आराम से आप कभी भी आते जाते आपको मतलब रात को भी डर है कि मेरा एडमिशन कार्ड आ जाएगा, रिजल्ट आ जाए 2 बजे तक सर। हाँ 10 बजे तक हो जाए, 11 बजे तक भी चलो आजकल मॉडर्न टाइम में 11 बजे तक हो जाते तो लोग सो जाते थे, तो 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक क्या जरूरत है। रात के 2 तक आ रहे हैं एडमिट कार्ड सभी नहीं इससे। हाँ ये सीखा आता है NTA। तो ये कोई सिस्टम है मतलब उसको आप रात को मत दो तो सुबह दे दो या शाम को दे दो।
और कंफ्यूज इसलिए ना, कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट दो उसके अंदर आता है लैंग्वेज के अंदर, यहाँ पर आता है ओनली इंग्लिश के अंदर। अब काफी ये बहुत बड़ी गलत चीज़, ये बहुत बड़ी गलत चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा। आप मेरी बात सुनो इसकी। बिल्कुल सर। भारत सरकार का गृह मंत्रालय के अंदर राजभाषा विभाग है हिंदी का, बिल्कुल, जिसका काम है ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट। उसका काम है कि पूरे इंडिया में हिंदी का प्रचार इसलिए नहीं करे कि वो हिंदी वाली बात नहीं है, इसलिए करे कि भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा जो है वो हिंदी है। तो उसका नियम है कि सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर आप लागू करोगे तो पहले तो हिंदी में करोगे, यस। फिर सेकंड, अगर मान लो लोकल लैंग्वेज है तो पहले लोकल में करोगे। जैसे मान लो असम है और नागालैंड है तो वहाँ पहले लोकल लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज हिंदी और थर्ड पे इंग्लिश। ये नियम है। हाँ, ऐसा नियम है। तो अब ठीक है, लेकिन लोकल का क्यों नहीं हो पाता है कि वो पर्टिकुलर जगह के लिए होता है। तो हिंदी पहली भाषा है और अंग्रेजी सेकंड नंबर पे। तो बाइलिंगुअल सिस्टम बोलते हैं इसको। यस। कोई भी चीज़ आपका सर्कुलर, गवर्नमेंट ऑर्डर, यहाँ तक कि भारत सरकार में भले ही वो अंग्रेजी बोलते हो, भारतीय गजट आता है तो वो बाइलिंगुअल होता है, और अदर रीजन्स में ट्राइलिंगुअल कहलाता है। सिस्टम है। तो बाइलिंगुअल में आपको हिंदी और इंग्लिश देना अनिवार्य है। अगर आप कोई सर्कुलर, प्रेस रिलीज या कोई चीज़ अगर बाइलिंगुअल नहीं देते हैं उस डिपार्टमेंट के अंदर, तो उस पर पूरे प्रावधान है कि इनके खिलाफ ये सब होना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, उस डिपार्टमेंट में जुड़ा रहा हूँ मैं। नहीं सर, वही हुआ ना, हिंदी डिपार्टमेंट होता है, मैंने उसमें मैं हिंदी अधिकारी था। तो हम लोग को सिखाया जाता, हमको तो बताया जाता था, हम ट्रेनिंग में भी ये देते थे सारी चीज़। 24 मई को ये देखिए, मतलब यूजीसी चेयरमैन को ही मार्क किया था। फिर वहाँ से मेरे पास जवाब आया, 8 में जवाब। भारतीय संविधान में बोल आया फिर मेरे पास। तो सही है सर, इनको क्या होता है, बोलना पड़ता है। भारतीय संविधान 343 से 351 तक के भी सब हिंदी के इम्प्लीमेंटेशन पे है। तभी देखो आप, संविधान भी बाइलिंगुअल बनाया, गजट भी उसमें आता है सरकारी, और जो निकलते हैं ना टेंडर नियम। अब जैसे यहाँ है, ये हिंदी एरिया है, यहाँ हिंदी में लग जाएगा कोई। यहाँ अब मारवाड़ी में क्यों नहीं हो सकता कि राजस्थान में भी बहुत सी भाषाएं हैं, अभी फिक्स नहीं है। जिस दिन मारवाड़ी रिकॉग्नाइज हो जाएगी संविधान में तो मारवाड़ी में भी आएगा वो। बिल्कुल। तो इन चीज़ अब बच्चा, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि बच्चों को क्या है, गेट बंद होने के बाद तो एक हाँ नहीं, ऐसे काफ़ी लोग आते हैं बात तक। अच्छी बात है, अच्छी है। बच्चों को भी जागरूक होना चाहिए। देखिए, अगर वो यहाँ नहीं आएंगे तो आगे नौकरी, लेकिन कुछ परिस्थिति भी हो जाती है, पंक्चुअलिटी होना चाहिए। अब मान लो कहीं गाड़ी खराब हो गई, कुछ हो गई, परिस्थिति। अब ये बाहर से आ रहे हैं, हम लोग को तो बड़ा सरल लगता है, बाहर तो लोकल आने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम होती है। तो इन चीज़ों का सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। मगर क्या है, आजकल आप 10 बार डिमॉन्स्ट्रेशन करोगे, कोई भी गवर्नमेंट हो, कहीं भी हो, 10 बार बोलोगे तब जाके कुछ लोग जाएंगे, लीपा पोती होगी, पुलिस आ जाएगी, फिर वो समझा दिया जाएगा, बात खत्म हो ये होता है, लीपा पोती हो जाती है। लेकिन सबको ध्यान देना चाहिए कि युवा पीढ़ी कितना पैसा खर्च करके आ रही है कहीं। तो बहुत गरीब लोग हैं जो सर, बहुत ज़्यादा नहीं हैं। हम तो आप फिर भी बहुत अच्छी स्थिति में, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए भी नहीं, फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, और उसमें तुम फीस से भी कमाई कर रहे हो, यहाँ भी कमाई कर 1100 फीस जनरल। तो ये मुद्दा तो एक ये जरूरी है कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर जगह इसको आय का साधन नहीं बनाना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट का फायदा लेते हुए आप बेरोजगारी भत्ता तो किसी को देते नहीं हो, वो तो नहीं, और फीस ले रहे हो। तो कम से कम डिपार्टमेंट, आपको जरूरत है 50 आदमी चाहिए, तो 50 आदमी के लिए आप भी तो खर्च करो। बिल्कुल। वो लोग क्यों करें? आप मतलब पैसे के लिए तो तब नौकरी के लिए उसको अप्लाई करा रहे हो। तो बहुत बड़ा मतलब कहना चाहिए ड्रॉबैक है हमारे। यस, ठीक है। अब फीस का तो सर यही होता है सीन, ये कम करनी चाहिए। और आधा गवर्नमेंट को, उस डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट नहीं मतलब जिस डिपार्टमेंट के एग्जाम है। अब ये तो चूँकि ये तो एंट्रेंस एग्जाम है, इसको अपन नौकरी तो नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन इसमें भी इतना कर दो कि तमाम वेलफेयर के काम होते हैं, अस्पतालों में वेलफेयर का काम हो रहा है। और रूल्स, मेन चीज़ है सर, रूल्स बनाओ कि अगर आज एग्जाम है तो आज ही होगा एग्जाम, एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आज। और इसके आप ऐसे रूल क्यों नहीं, साल में 2 बार आता है, ऐसा चेकआउट करके रखो प्रोग्राम कि हर बार अप्रैल में होगा या दिसंबर में होगा। ये चक्कर नहीं है, टाइम से होना चाहिए एग्जाम। अच्छा, डेट ओवरलैप कर जाती है काफ़ी बार कर ही रही है ना, तो आपकी एक जगह हाँ। और रूल कहता है कि जून में कराओ, काम खत्म करो। पहले साल में 2 बार होती है, साल में 1 बार भी ढंग से नहीं होती। अब रूल के ऊपर है, अब देखते हैं कि कॉमर्स वालों का एग्जाम कब होता है, क्योंकि वो बच्चे यहाँ कितने हैं? सर हमारा खुद का चैनल है। क्या नाम है आपका चैनल? वही फिलर फॉर्म। अच्छा, हाँ। काम जयपुर में ही है? हाँ सर, इसकी ब्रांच जयपुर में, बट ये ऑनलाइन है। यूजीसी नेट की फर्स्ट पेपर
की जो कोचिंग होती है वो हम लोग ही कराते हैं। सब चीज़ें जानी चाहिए। आजकल क्या है ना, पब्लिक में भी जानी चाहिए। देखिए कितना क्या हो वो एक अलग बात है। यस, देखिए हमारा काम ये है कि हमको अपने विचारों को पब्लिक तक पहुँचाना ही चाहिए। बिल्कुल, उसमें होता है, कई बार होता ही है सर, और ये कॉमन भी है, होना भी चाहिए। सब जगह ऐसा नहीं है, सब अच्छे लोग भी सब जगह बैठे, उनकी वजह से डिपार्टमेंट चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब जगह अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो अच्छे लोग हर डिपार्टमेंट। अब आप कर रहे हो, आप भी अगर जल्दी से 1 मिनट में करके चले जाओ तो बात है कि आपको पूछो समझ लो, तो चीज़ को पब्लिक पे असर जाना चाहिए और ज़रूरी है सर। देखो आपकी एक जन सेवा भी है, ये जन सेवा है। मीडिया देखो हमारा आपका जर्नलिस्ट के साथ साथ ये पब्लिक की चीज़ को आप हम सर क्या करते हैं, प्लस जर्नलिज्म हो गई, और एक जर्नलिज्म जाती है 2 मिनट में लेके दे दी, वो एक अलग चीज़ है। खोजी पत्रकारिता हो गई आपकी, देखा जाए कि आप पूछ के लोगों को, और वो जरूरी बताया पीएचडी के बारे में, डेट वाली बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ा बात है, ये उनको भी नहीं पता, ये उनको भी नहीं पता। अब ये जो आपने बताया, तो अब एक बात सोचिए कि आपने अप्लाई किया, मतलब आप देखो ना, मैंने मेल डाला, चेयरमैन को मेल डाला, जब जाके उनका रेस्पॉन्स आया, डाला मैंने, जो ये एडमिट कार्ड रिलीज करते हैं, तब जाके मेरे पास वहाँ से यूजीसी से बोला है कि आप क्या निकालना है। वो बच्चे के दिमाग में एग्जाम का फियर, फिर उसके बाद में वो निकालने की टेंशन, कहाँ पर रख के आए, कहाँ पे नहीं रख के आए। ठीक है। और आई थिंक एक ये भी होता है कि क्या पहन के जाए और क्या नहीं पहन के जाए। हाँ वो तो है ही। अब जैसे मैंने उनको बोला ऐसे कपड़े पहना, जेब वेब ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो अपने, तो वो चीज़ें तो देखनी पड़ती। अब वही है, कान के उतारो, एंड टाइम पे चूड़ी उतारो, ये उतारो, वो फिर ये भी है कि ये सब चीज़ें गोल्ड की होती है, सिल्वर की होती है। हाँ, तो अब जैसे बच्चा कहीं और रख के जाता है तो उसको वहाँ की टेंशन, बिल्कुल वो अंदर पेपर देगा या अपनी चीज़ों की टेंशन वो रखेगा। मम्मी आती है तो अपनी मम्मी को पकड़ा जाए, और फिर एक अंदर जाकर मुझे फील भी होता है कि चलो बाहर मम्मी है तो वो केयर कर रही है। बाहर ऐसे ना कि कोई चीज़ रह भी गई, मान लो कुछ जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड हो गया कोई, हाँ मैंने अभी पैन कार्ड दिया, अगर अंदर जाके किसी ने बोला आधार कार्ड, तो भाई मेरे पास है, बाहर कोई है जो कॉल करेंगे वो जल्दी काम करके आ जाएगा। नहीं, ये ज़रूरी भी होता है। तो आप एक चीज़, आप क्या सोचते हो फिर इस बारे में? हम लोग तो कम से तो हम लोग सोचते ही जल्दी हो जाए, तो हम भी फ्री, देखो आगे पीछे कोई है नहीं परिवार में, ये है ना, हमारे साथ कोई नहीं है आगे पीछे, हम ही है। हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया जिससे कम आमदनी में, तो इसलिए सोचते हैं कि ये देखो हर परिवार की सोच एक अलग अलग होती है। आमदनी के ऊपर होती है, देखो परिवार के साथ हो कुछ तो बात अलग होती है, परिवार भी नहीं है आगे पीछे, तो सोचना पड़ता है। मैम आपका क्या व्यू है इसमें? यही है, बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए, बिल्कुल यही है बिल्कुल। और उनको अपना पेरेंट्स से इतना प्यार मिलना चाहिए जो वो इधर उधर मतलब किसी से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। जब तक मैं मेरी बिटिया को आधा घंटे रोज़ गोदी में नहीं लिटाती हूँ ना, तब तक वो मोटिवेशन नहीं मिलता है। वो इम्पोर्टेंट है कि हाँ मॉम का फुल सपोर्ट है मेरे साथ, और फुल केयरिंग है। जब कहीं गई भी होती हूँ मैं, तो उसको यूँ लगता है मम्मा आप मेरे एग्ज़ाम के बीच में कहीं मत जाया करो। केयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, हाँ वो जरूरी है। और अगर मम्मी का साथ है तो फिर क्या टेंशन है। बिल्कुल सही बात, वो चीज़ होती है। तो पर मैं तो यही कहूँगी, आज बच्चे को जितना अपन प्यार देंगे ना, उतना उसको मोटिवेट होने का मौका मिलेगा, काफ़ी सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल सही बात है। अंदर का जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उसमें। और घर में देखो शांति का माहौल बना रहेगा तो बच्चा अपने आप पढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो बिल्कुल सही बात है। सो मैम थैंक यू सो मच फॉर गिविंग फीडबैक, और आई होप आपके जो भी डॉटर हैं उनका इस बार हो जाएगा कन्फर्म है। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। तो कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपका पेपर होगा। तो फाइनली पेपर कैसा हुआ मैम आपका? ओवरऑल ठीक हो गया सर। तो सबसे ज़्यादा हार्ड यूनिट कौन सी थी? सर यूनिट इसमें कई यूनिट तो मैं दे नहीं रखी थी, जैसे फर्स्ट पेपर में जैसे कि हाँ जैसे कि मतलब हाँ। सर जैसे कौन सी जैसे मैथमेटिकल और लॉजिकल यूनिट में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, इसमें बहुत टाइम लगाया हमने प्रिपरेशन के लिए। ओके हाँ जी। और जो हायर एजुकेशन में जैसे अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करते हैं तो उसमें से हमेशा बहुत कम आते हैं, और इस बार बहुत ज़्यादा आए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। हाँ जी, तो उससे थोड़ा सा स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन दे रखे थे, थोड़ा माइंड ऐसे हो गया था। हाँ जी। और सबसे मतलब कॉमन इजी जो यूनिट था वो कौन सा था, सबसे इजी यूनिट? कोई इजी ऐसा तो था ही नहीं सर कि सारे मतलब ऐसे इजी हो, कोई नहीं था ऐसा। कुछ आपको याद है कि ये तो फाइनली आए हुए थे टॉपिक, कुछ याद है इसका? मार्केटिंग में और अकाउंटेंसी में था। ठीक है। हाँ जी। और अगर हम लोग बात करें कि फ़र्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर सर जैसे हमेशा आता है उस टाइप का नहीं आया, काफ़ी ऐसे मतलब रिलेशन वाले क्वेश्चन आते थे, उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं दे रखा था। और अगर हम बात करें कि आईसीडी में से कौन सा सबसे कॉमन टॉपिक था?
ICT वाले क्वेश्चन भी 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के, और सारे मतलब ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चन थे। तो मतलब ओवरऑल जो फर्स्ट पेपर था हार्ड था, मतलब हार्ड था। हाँ जी, हार्ड और था। जो आपका सेकंड पेपर हुआ अबाउट द कॉमर्स, वो कैसा हुआ? वो ठीक था सर, वो ठीक था। वो अच्छा था पेपर? हाँ जी, वो ठीक था। तो ओवरऑल क्या लगता है कि इस बार क्या रहेगा कॉमर्स का पेपर पैटर्न? देखते हैं सर, रिजल्ट पे डिपेंड। क्योंकि इस बार आधे स्टूडेंट का जो एडमिट कार्ड आ गया है, हाँ और जी। आधे का नहीं हुआ, और अभी एक और सिर्फ अभी ये भी है ना, 2 बार का मतलब मर्ज हुआ है यहाँ पे, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। आई थिंक उसी के हिसाब से इन्होंने और अभी exam लिया। इवनिंग का भी पेपर होना बाकी अभी। हाँ जी। ठीक है, तो ओवरऑल मीन्स पेपर का लेवल हार्ड है दोनों का। अगर हम लोग बात करें कॉमर्स की, फर्स्ट का ज़्यादा है, फर्स्ट का काफ़ी ज़्यादा है। हाँ जी। और अगर हम लोग बात करें कि जो DI आया था, DI वो किस टाइप का था? वो एवरेज था, ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा। नहीं मतलब चार्ट आया था या चार्ट नहीं, टेबल? मतलब टेबल आई हाँ थी। जी, टेबल तो वो आई थिंक ओवरऑल ईजी था। हाँ, वो ठीक था। चलो मैम, थैंक यू सो मच एंड मैम ऑल द बेस्ट। या मैम, सो मैम आपका वही पेपर कैसा हुआ जी? हाँ जी सर, आज कॉमर्स का नेट का पेपर था। यस। और जो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों ही ठीक थे। अगर जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से ठीक किए, Yes. रिवीजन किया है, और जैसे DI वगैरह की प्रैक्टिस की है, तो उनके लिए ठीक है। बाकी हाँ, लेंथी तो था। यस। तो अगर हम लोग बात करें सबसे इजी यूनिट कौन सी और सबसे हार्ड यूनिट कौन सी है? मेरे को DI अच्छा लगा। DI अच्छा था? हाँ। ओके, और हार्ड? थोड़ी सी ये हायर एजुकेशन बेकार लगी थी। हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन ऐसा कौन सा टॉपिक अगर आपको याद हो कि ये टॉपिक काफ़ी हार्ड था यार, ये आउट ऑफ सिलेबस ही आ गया? ये जो कमीशंस बने थे ना, उसमें थोड़ा सा बैक से पूछा था, तो फिर वो याद नहीं आ रहा था मेरे अगर हम बात करें कि भारत आज़ाद होने से पहले की बात की कर रहे हैं या भारत आज़ाद होने के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग? को। ये पोस्ट वो बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि ICT का क्या था एवरेज? ICT का था थोड़ा सा। और ऐसे कौन से कॉमन टॉपिक है जो हमेशा आते हैं और इस बार भी कॉमन आए जो टॉपिक? जैसे कि पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में से जो प्रोटोकॉल्स बने हो, क्योटो प्रोटोकॉल्स वगैरह, उनको पढ़ के जाइए। उनमें से क्वेश्चन आया था। और जो रेट दी हुई होती है, जैसे कि इंडस्ट्रीज में आप रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे साधनों को कितने टाइम में उनको यूज़ करते हो, तो उनकी जो रेट होती है ना, Yes. कि शांति जोन में इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। हाँ, ये वाले क्वेश्चंस और अगर वगैरह। हम बात करें कॉमर्स का भी एक और शिफ्ट होना बाकी है, और एक और शिफ्ट होगा जो बाद में होगा, तो कॉमर्स का लेवल क्या था एग्जाम ओवरऑल? वैसे तो लेंथ ही आ रहे हैं पेपर, बट ये है कि जिन लोगों ने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए हैं, प्रैक्टिस की, Yes. उनके लिए बेनिफिट रहेगा। तो दो मतलब तीन साल आपका की ओवरऑल मीन्स ये कि PYQ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नाउ, बहुत, और रिवीजन और रिवीजन काफ़ी है की है ये तो। आप मेरे को ये बताओ कि फर्स्ट पेपर में आपको टाइम कितना लगा कंज्यूमिंग? तो DI और मैथ में ये प्रॉब्लम वहीं आती है सबसे ज़्यादा, टाइम कंज्यूमिंग की। एक्चुअल में मैंने फर्स्ट पेपर में स्टार्टिंग में DI को लिया नहीं था। आपने नहीं लिया? तो मैंने Okay. सबसे पहले अपना टाइम उन क्वेश्चंस पे डाला जिनको मैं कर सकती थी, पूरी एनर्जी उनमें डिवोट कर Yes, दी ये थी। fine. फिर बाद में जो क्वेश्चंस बचे थे ना, उनको थोड़ा सा तुक्का सबसे ऐसे वो लगा। तो DI को मत लेना, पहले वो क्वेश्चन करना जो आप कर सकते हो। ठीक है। और DI की अगर हम बात करें ओवरऑल टाइम कितना लगा आपको DI के अंदर? 10 मिनट या 15 मिनट? 12 मिनट। 12 मिनट लगा। और जो अगर हम लोग बात करें कि मैथ और रीजनिंग का क्या सीन था? मैथ मेरी मतलब मैथ का प्रॉफिट लॉस से समथिंग से क्वेश्चन आए थे। यस। और रीजनिंग में क्या रीजनिंग था? का इंडियन लॉजिक आई थी, जो मेरी पढ़ी हुई थी, तो मेरे को तो आ गई थी इंडियन Yes. लॉजिक। और रीजनिंग का कोई ऐसा याद है, कोई क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन रीजनिंग में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस पूछे थे रीजनिंग के अंदर? हाँ जी। ठीक है। और अगर हम बात करें कि हायर एजुकेशन की हमने बात करी, एनवायरनमेंट में क्या सीन रहा? एनवायरनमेंट में प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछा था एक, तो ये हो जाएगा। और कुछ थे या न्यू थे, तो करंट का भी था उसमें। करंट अफेयर के? हाँ, करंट के भी थे, लेकिन उसमें जो पीछे के थे ना, जो प्रोटोकॉल्स वगैरह बने, उनका भी आपको पढ़ के जाना है। और अगर हम बात करें कि जो फुल फॉर्म कितनी आई थी, कुछ याद है? फुल फॉर्म नहीं आई थी इस बार, एक भी फुल फॉर्म नहीं आई। ठीक है ना। प्लेगरिज्म आया इसमें, क्या नाम है, रिसर्च में जो एथिक्स होते हैं ना, उनके Yes. बारे में आया था। उसके बारे में आया था। हाँ जी। अगर हम बात करें Research फर्स्ट पेपर में आपको कितना टाइम पे लगा होगा ओवरऑल? मेरे को फर्स्ट पेपर को करने में 1 घंटा 20 मिनट लग गया था। 1 घंटा 20 मिनट लगा। और सेकंड में? बचा टाइम उसमें। तो ओवरऑल आपका पूरा पेपर हो गया कंप्लीट। हाँ। सो मैम ऑल द बेस्ट एंड आई होप आपका JRF इस बार कंप्लीट हो जाए। थैंक यू। हायर एजुकेशन ये सब कुछ नहीं था। या मैम, सो हाय मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो मैम आज आपका कॉमर्स का पेपर था, तो Yes. सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमर्स पेपर के बारे में। तो कॉमर्स के पेपर का क्या सीन रहा? लाइक एवरेज था? एवरेज। और कौन से ऐसे टॉपिक थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे?
काफ़ी इम्पोर्टेंट। अगर मेरे शिफ्ट की बात करूँ तो मैं स्टेटिक्स ओके और एफएम का जो पोर्शन होता FM का है, portion। पीवी रेशियो, प्रैक्टिकल पूरा का पूरा 5 क्वेश्चन। ठीक है, अब आप ये बताओ कि सबसे हार्ड क्या था उसके अंदर, सबसे हार्ड? स्टेटिक्स के फॉर्मूले एंड थ्योरीज पूछी गई थी। और अगर हम लोग बात करें कि पेपर जो है वो ओवरऑल मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं कह सकते। ठीक है। जिसने पढ़ाई करी है उसके लिए अच्छा उसके लिए पेपर अच्छा था। पेपर। और अगर हम बात करें कि भाई पीवाईक्यू का क्या सीन था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाँ, मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट रिपीटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। है। कहीं आपको ऐसा फील हुआ कॉमर्स में कि हाँ यार कुछ आउट ऑफ बॉक्स था? आउट ऑफ बुक्स ऐसा कुछ नहीं था। ओवरऑल जिसने अगर अच्छे से पढ़ाई करी है बुक से या अगर वीडियोज से भी पढ़ाई वीडियो से करी है भी। वो भी अच्छा पेपर था। और अगर हम लोग बात करते फर्स्ट पेपर, तो फर्स्ट पेपर में क्या सीन रहा? फर्स्ट पेपर लग के देख के लगा नहीं कि एनटीए का पेपर है। ओह माय गॉड, क्यों, लाइक हार्ड या इजी? इजी भी नहीं था, हार्ड भी नहीं था, मतलब ऐसे क्वेश्चंस अलग ही तरीके के, अलग ही थे। रीजनिंग बिल्कुल नहीं, ना डिस्टेंस, ना ब्लड रिलेशन, ना डायरेक्शंस, तो फिर कौन कुछ से नहीं था। तो फिर क्या था? पीपल एंड एनवायरनमेंट से थे। ओके। और टीचिंग का भी क्वेश्चन नहीं था, भी नहीं रिसर्च थे? नहीं, टीचिंग नहीं था, रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन थे। और जो पैराग्राफ था वो भी काफ़ी उलझने वाला था। ठीक है, अगर हम बात करें कि आईसीटी का क्या सीन रहा? आईसीटी के क्वेश्चंस थे, ट्रिकी थे। ट्रिकी थे। ट्रिकी थे, अगर हम बात जैसे करें कि- हर हाँ। बार सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आईसीटी में से वैसा एक भी क्वेश्चन नहीं था। आपको कोई याद है आईसीटी का कोई ऐसा कोई टॉपिक? आईसीटी का देखो, एक तो कॉम्पैक्ट डिस्क और हार्ड डिस्क का क्वेश्चन था। ओके। एक रैम से रिलेटेड क्वेश्चन था। ओके। तो ये 2-3 क्वेश्चंस और थे आईसीटी और से। अगर हम बात करें कि जो डीआई इजी था, डीआई एकदम इजी था। तो आपने उसमें भाई कितना टाइम कंज्यूम किया है? मेरा डीआई विद इन 5 मिनट्स हो गया था। 5 मिनट, दिस Yes. वेरी नाइस। ओके, तो ओवरऑल फर्स्ट पेपर में कितना दिया आपने? फर्स्ट पेपर में मैंने देखो, अगर सही की बात करूँ तो अप्रोक्स अबाउट 30 मेरे करेक्ट होंगे। बाकी में nice. तुक्के थे, अब तुक्के पता नहीं कितने सही लगते हैं। वो कितने सही हैं? तो उनमें से भी हो जाने चाहिए ज़्यादा भी। नहीं मैम, आई होप आपका जेआरएफ इस बार कंफर्म हो एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। या मैम, हाय, हाउ आर यू? तो आपका फाइनली कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा था, ओके ओके था। तो अगर हम पहले बात करते हैं सेकंड पेपर कॉमर्स का, वो कैसा हुआ? वो मच बेटर था फर्स्ट पेपर से। तो हार्ड था या इजी? इजी तो नहीं था, थोड़ा सा टिपिकल था। लास्ट ईयर से इजी था। लास्ट ईयर से इजी था। अगर हम लोग बात करें कि पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट है अभी यहाँ पर? 80% इम्पोर्टेंट। पीवाईक्यू इजी है? हाँ, 80% इम्पोर्टेंट पेपर में रिपीट हुआ है। वो रिपीट हो रहे हैं 80%? बिल्कुल, ऑप्शन जो सेम टू सेम, लाइक कॉपी पेस्ट हो रहा है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आपको सेकंड पेपर में कितना टाइम कंज्यूम हुआ? सेकंड पेपर में मेरे पास लास्ट 20 मिनट बच गए थे। लास्ट 20 मिनट। और मैम आपके पास? मेरा पूरा टाइम कंज्यूम हुआ। पूरा टाइम कंज्यूम हुआ। ऐसी कौन सी यूनिट है जो काफ़ी हार्ड है और काफ़ी इजी है? आई थिंक डीआई। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड पेपर। सेकंड में स्टैटिस्टिक्स ओके। और जो अकाउंट्स का पोर्शन है वो। मैम आपका? स्टैटिक्स और टैक्स इजी थी और लो में थोड़ा था कंफ्यूजन। जिनका पेपर अभी होने वाला है 2 सितंबर और जिनका आफ्टर 30 है, तो आप उनको क्या एक रिव्यू देना चाहोगे कि ये करो तो ये हो जाएगा? इस बार सेकंड पेपर लास्ट ईयर जो वो था ना, स्टेटमेंट जो जैसे क्वेश्चंस आए थे सेम वैसे ही आए, कोई प्रोसेस चेंज नहीं हुई, जैसे ऑप्शंस आते थे वही सेम टू सेम आ रहा है मतलब? हाँ, पैटर्न सेम है बिल्कुल। सेम पैटर्न। हाँ। अब हम बात करें फर्स्ट पेपर में ओवरऑल क्या रहा? ओवरऑल अच्छा था, बट उसमें जो फैक्ट्स वाली चीज़ है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर हम बात करें कितना टाइम कंज्यूम हुआ आपका फर्स्ट पेपर में? फर्स्ट पेपर में पूरा 1.25 घंटा। 1 घंटा। डीआई थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और वैसे उसके क्वेश्चंस भी थोड़े इजी थे, अगर थोड़ा सा लॉजिकली करेंगे तो बहुत इजी था। हो जाएगा। हाँ। ऐसे कौन सा टॉपिक था जो अभी तक आपको याद है कि हाँ ये तो थर्ड टॉपिक कुछ है ये आप टॉपिक? इंडियन फिलोसफी। ओके, नेक्स्ट। एक वो वाला पोर्शन था और एक मैथमेटिक्स का पोर्शन था। वो भी मैथमेटिक्स का भी मतलब इजी था, और वैसे करने में तो बहुत इजी था। आईसीटी का कोई ऐसा टॉपिक याद है? आईसीटी के एप्लीकेशंस थे। हाँ, एप्लीकेशंस हैं। ओके, और उसमें से और सॉफ्टवेयर जो टॉपिक है ना, पूरा Software सॉफ्टवेयर्स और मेमोरी जो टॉपिक है उन दोनों से ज़्यादा। सो ओवरऑल फर्स्ट पेपर का क्या सीन था मैम? लेवल फर्स्ट पेपर वैसे देखा जाए तो कॉमर्स वालों के लिए तो मैं कहता हूँ बस टीचिंग अच्छी थी, क्योंकि मैंने आपसे पढ़ा था, मेरे आपके नोट्स थे, और जैसे बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चंस थे कुछ। हाँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीट हो रहे हैं। अगर हम बात करें कि फर्स्ट पेपर में कौन सी यूनिट है जो आपको लगी कि यार इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? हायर एजुकेशन। हाँ जी। उसके अंदर ऐसा कौन सा टॉपिक रहा जो मतलब आपको लगा? करंट आ जाती है चीज़ें, करंट अफेयर। करंट, हाँ, जो फैक्ट्स वाले जो टॉपिक्स हैं ना उसके अंदर करंट पे ज़्यादा फोकस करना है। ओके, और अगर हम बात करें फुल फॉर्म का क्या सीन रहा? फुल फॉर्म का इस बार मुझे थोड़ा कम लगा है, एब्रीविएशन थोड़ी कम थी फर्स्ट पेपर। ऐसे कोई फुल फॉर्म है जो आपको याद हो या आई थी आज?
फुल फॉर्म नहीं है, फुल फॉर्म नहीं आई। और अगर हम बात करें कि करंट अफेयर के कुछ ऐसे क्वेश्चन याद है? करंट अफेयर EVS में था कि मतलब वो कि जो 2019 और 20 में कंपैरिजन करना था एनवायरनमेंट को, एक करंट ये ध्यान है मुझे। बात करते हैं रिसर्च का क्या सीन रहा इस बार? दिस इज बेस्ट। अच्छा था मैम, कोई ऐसे टॉपिक आपको याद हो? सैम्पलिंग से रिलेटेड था। सैम्पलिंग से रिलेटेड। और अगर हम बात करें कि एनवायरनमेंट साइंस में? एनवायरनमेंट साइंस में भी वो लेयर वेयर का जो है ना अपने उससे रिलेटेड ज़्यादा डेसिबल वाला क्वेश्चन था ये। और अगर हम बात करें कि PYQ का कितना लेवल था फर्स्ट पेपर में, चाहते हैं सेम टू सेम? 35 आ रहा है। और अगर हम बात करें कितना टाइम कंज्यूम हुआ पूरे फर्स्ट पेपर के अंदर? पूरे फर्स्ट पेपर में 1 से सवा घंटा, और अगर ऑन एन एवरेज 1 घंटा तो लगता है। अगर हम बात करें कि जो DI का था उसमें कितना टाइम कंज्यूम किया आपने? उसमें 20 मिनट्स। 20 मिनट्स। और मैम आपने? 10 मिनट्स। ठीक है, ये अच्छा रहा था। ठीक है मैम।